हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर, इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। जैसा भी आप अवगत हैं कि यूपीएससी पीटी के एग्जाम में 5 नंबर सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं, तो उसी क्रम में आज हम तीसरे एपिसोड की तरफ अग्रसर हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है भैया पहला प्रश्न? कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? 1981, 1982, 1983, 1984। ऐसा नहीं कि हमने ये प्रश्न नहीं सुना है, या हमने ये शब्द नहीं सुना है, या हमने ये नाम नहीं सुना है, लेकिन होता क्या, जब हमारे एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमने इसको किस परिप्रेक्ष्य में सुना, और ये चीजें भूल जाते हैं जो फैक्चुअल होती हैं। ठीक है, तो मैं इसको याद करवाने का तरीका है, जैसे कैप्टन राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को, कब भैया? 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने, जो कि सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सुएज T2 अंतरिक्ष यान में कजाकिस्तान के बैकानूर कॉस्मोड्रोम से गए थे। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? घेंघा रोग किसकी अल्प सक्रियता के कारण होता है? ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि की, ऑप्शन बी पैराथायराइड की, ऑप्शन सी थाइमस की, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि की। बात क्लियर है भैया? देखिए, जो घेंघा रोग है, जिसको ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, यह है बेसिकली आपके जो है अवटु ग्रंथि या थायराइड की अल्प सक्रियता के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? थायराइड की अल्प सक्रियता के कारण होता है। शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव गले में स्थित थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, और इसका मुख्य कार्य शरीर की उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से छोटे बच्चों में जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसकी कमी से छोटे बच्चों में जड़ मानवता और नवयुवकों में, जो बड़े बच्चे हैं, और नवयुवकों में जो है मिक्सिडिया रोग होता है। मिक्सिडिया या इसको घेंघा रोग कहते हैं, ये होता है। बात क्लियर? घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले जो अंतःस्रावी हार्मोन है TSH इन द सेंस क्या? TSH मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायरोट्रोपिन भी कहते हैं इसको। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपको बता दिया है, ए ऑप्शन सही होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वप्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या लॉरेंज का नियम? बताओ भैया। देखिए, जो ट्रांसफार्मर, जो परिवर्तक है, यह विद्युत पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस पर? विद्युत पारस्परिक प्रेरण, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य जो है वो एसी, जो आपका एसी घटाने या बढ़ाने, जो एक्यूरेट करंट होता है, या इसको जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज बोलते हैं, एसी डीसी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इसको घटाना बढ़ाना होता है। अपचयी ट्रांसफार्मर, जो स्टेम डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसका उच्च कार्य उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना था। उपचयी ट्रांसफार्मर जो है, इसका काम निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना होता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा विभवांतर के साथ कार्य करता है। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तरंग की प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव, द्विरेखा छिद्र प्रभाव, डेविसन और जर्मन प्रयोग, या कॉम्पटन प्रभाव? बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है, इसको प्रायोगिक रूप से पहली बार जो है डेविसन और जर्मर के प्रयोग द्वारा जो है ये सिद्ध किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चेचक का रोग कारक कौन सा है? रुबेला विषाणु, वेरियोला विषाणु, इबोला विषाणु, या साइटोमेगला विषाणु? देखिए, हम लोग चेचक का बहुत बार नाम सुनते हैं। चेचक जो है एक विषाणु जनित रोग भी है। क्या भैया? यह एक विषाणु जनित रोग है। क्या? विषाणु जनित रोग है ये।
ठीक है, विषाणु जनित रोग है। और इसके विषाणु का नाम जो है वो है वेरियोला वायरस। वेरियोला विषाणु एक संक्रामक रोग है जो त्वचा, थूक, वायु, कपड़ा आदि के माध्यम से फैलता है और यह मानव त्वचा को प्रभावित करता है। चेचक के, अब जैसे इसकी बात करें, चेचक के टीके की खोज कौन किया था? तो चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। बात क्लियर है सर? चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर लेते हैं। छठा नंबर क्या है? पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? अमीनो समूह और हाइड्रोक्सिल समूह, दो हाइड्रोक्सिल समूह, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह। ऑप्शन डी है अमीनो समूह और कार्बोनिल समूह के द्वारा। बताओ भैया किसके द्वारा होता है? देखिए पेप्टाइड बंध जो है, पेप्टाइड बंध यह एक क्षीण स्वभाव का रासायनिक बंध है। कैसा स्वभाव का है? क्षीण स्वभाव का। यह भी प्रश्न आ चुका है, किस स्वभाव का होता है? क्षीण स्वभाव का है, एक रासायनिक बंध है। यह बेसिकली अमीनो एसिड, यह अमीनो अम्ल, अमीनो और कार्बोक्सिलिक समूह जो है, कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में होता है। पेप्टाइड बंध वास्तव में एमाइड बंध का दूसरा नाम है। किसका? जो पेप्टाइड बंध है इसका एक अन्य नाम क्या है? एमाइड बंध है। क्या? एमाइड बंध। ठीक है, तो ये किसी के बीच होता है? अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, अमीनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह के बीच में पेप्टाइड बंध होता है, इसी को एमाइड बंध कहते हैं। ठीक है, चलिए हंसिया कोशिका रक्तअल्पता, सीकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? फॉलिक अम्ल की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण, लौह की कमी के कारण, या लाल रुधिर अणुओं की उत्पत्ति में कमी। बताओ भैया, हंसिया कोशिका रोग, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड। ऑप्शन बी है एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, या हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तर का। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सिकल सेल एनीमिया जो है ये आनुवंशिक रक्त रोग है। जो ये है ये आनुवंशिक है। क्या है? आनुवंशिक है। ठीक है, आनुवंशिक रक्त रोग होता है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं में सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर क्या होता है? HbC हीमोग्लोबिन होने के कारण रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन के अभाव में गोल से हंसिया के आकार की हो जाती हैं। ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, हो जाती हैं। इस असामान्य आकार के कारण शरीर के कुछ हिस्सों में रक्त का संचरण, ऑक्सीजन का प्रभाव धीमा हो जाता है, जिससे टिश्यूज डैमेज होने के साथ साथ अंग को नुकसान पहुंचता है। तो इसमें बेसिकली राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। ठीक है, चलिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं भैया, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? केवल ऊर्जा के लिए, ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए, केवल वृद्धि के लिए? बताओ भैया हमारे जो भोजन का आहार प्रोटीन है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जो भोजन का आहार प्रोटीन है वो बेसिकली वृद्धि और मरम्मत के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जो प्रोटीन होता है, जो हमारा प्रोटीन है, अगर प्रोटीन ये पूछा जाए किससे किससे मिलकर बना है, तो ये इसमें हाइड्रोजन भी होता है, इसमें ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, इसमें कार्बन भी होता है और इसमें नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजन के यौगिक भी होते हैं। ये मुख्य रूप से नाइट्रोजनी पदार्थ है। जो प्रोटीन है ये मुख्य रूप से नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसका सरल रूप एमिनो एसिड है। क्या है? एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड है। बात क्लियर? एमिनो एसिड है। ठीक है, 20 एमिनो एसिड से, अब अगर आपसे कभी पूछ ले कितने एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है, 20 एमिनो एसिड से, 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 1 ग्राम प्रोटीन से, अगर पूछा जाए 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या? 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन के शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए जो जिम्मेदार होती है। मांसपेशियों का निर्माण भी ये करती हैं। और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है, अगर पूछा जाए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका सोयाबीन है। सोयाबीन है और अंडे की जर्दी है। अंडे की जर्दी जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानी जाती है। इसका राइट आंसर क्या? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न लेते हैं। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, हैदराबाद में या कलकत्ता? बताओ भैया कहाँ स्थित है भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ये आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, केंद्रीय
जैसे अगर लखनऊ की बात कर लेते हैं, जैसे इसी संबंधित एक और जैसे पूछा जाता है, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधा संस्थान लखनऊ में है, और अगर केंद्रीय खनन और ईंधन संस्थान की बात करें तो ये आपके धनबाद में स्थित है। बात क्लियर है? तो ऐसे करके सब मिले जुले नाम होते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर लेते हैं। प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म जीव के कारण होता है? साल्मोनेला, सिगेला, लीशमैनिया और उसके बाद आता है प्लाज्मोडियम। बताओ भैया, जो इसमें पूछा प्रवाहिका डिसेंट्री कौन सा रोग होता है? प्रवाहिका डिसेंट्री जो है यह सिगेला नामक जीवाणु से होना। पहली बात तो ये जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और कौन से जीवाणु के द्वारा होता है? सिगेला जीवाणु। क्या? सिगेला जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, सिगेला जीवाणु के द्वारा ये होता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है? सिगेला। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन सिगेला हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मोडियम एक मच्छर होता है, इसके काटने से जो अभी ऐसे प्लाज्मोडियम होता है, ये इसके काटने से ऐसे जो रोग होता है कई सारे रोग होते हैं। सल्मोना वायरस से भी कई सारे रोग होते हैं, लिस्मेनिया से भी। लेकिन इसमें बेसिकली पूछा क्या है? प्रवाहिका डिसेंट्री। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे। क्या भैया, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? घी में होता है, मक्का में होता है, चावल में होता है, प्रोटीन में, मांस में होता है। बताओ, अभी हम जस्ट चर्चा किए हैं कि प्रोटीन जो है बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात क्या पूछा है? यहाँ पे बात पूछा है कि कौन सा उच्च कैलोरी ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो प्रोटीन में हमने बताया ही था कि प्रोटीन में जो है आपका, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यौगिक होते हैं, और कुछ प्रोटीन में फास्फोरस, लौह, आयोडीन, ताम्र अजैविक होते हैं। प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड का सरल रूप है। अमीनो एसिड का सरल रूप जो है क्या है? प्रोटीन है ना? प्रोटीन है। ठीक है, और उसके बाद जो जैसे और चावल, मक्का, घी और मांस में उच्चतम कैलोरी मान होता है, जिसमें बेसिकली ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर ए, घी में। ठीक है, अगर आप ऐसे समझिए कि सबसे उच्च तो घी में होता है। 10 ग्राम घी में लगभग 45 कैलोरी ऊर्जा मौजूद होती है। घी में सैचुरेटेड फैट्स होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराशब्द तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, ऑप्शन सी मानव शरीर के आंतरिक अंगों के दोषों का निदान करना, ऑप्शन डी है आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना। बात क्लियर है? बताओ भैया क्या होगा इसका? देखिए, पराशब्द तरंगों के माध्यम से जो है चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाती है। ठीक है, पूछा क्या है? अब प्रश्न समझिएगा, निम्नलिखित उद्देश्य पराशब्द तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है। नहीं, आपको ये ध्यान देना भैया। तो जाहिर सी बात है, पहला तो सही है भैया, पहले में कोई दिक्कत ही नहीं है। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, ये भी बात सही है। और मानव शरीर के आंतरिक अंगों दोषों का निदान करना, ये भी बात सही है। ठीक है, पराशब्द तरंगों अल्ट्रासाउंड वेव्स के द्वारा ही होता है। लेकिन आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना जो है, ये इसके माध्यम से नहीं होता। ये किसके माध्यम से होता है? ये होता है रडार के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत हो जाएगा। इन तीनों का पता जो है पराश्रव्य से लगाया जाता है, पराश्रव्य तरंगों के द्वारा लगाया जाता है। लेकिन वायुयान का पता किसके? रडार के द्वारा लगाया जाता है। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करते हैं? रक्त में ई कोलाई का संक्रमण, आंत्र में ई कोलाई का संक्रमण, नदी के जल में सूक्ष्मजीव संदूषण और डिब्बाबंद भोजन में सूक्ष्म जीवित संदूषण। बताओ भैया इसका क्या राइट आंसर होगा? कोलीफॉर्म जीवाणु की बात कर रहे हैं। तो कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या नदी के जल में जो है सूक्ष्मजीव संदूषण के लिए अत्यधिक जो है अनुमान प्रदान करती है। कैलिफॉर्म जीवाणु सामान्यतः मनुष्य और पशुओं की आंत में पाया जाना सूक्ष्मजीव है। जल में इसकी उपस्थिति जीवाणु प्रदूषण का सूचक होती है। यह जीवाणु रॉड के आकार का होता है और कोलीफॉर्म जीवाणु का एक समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जियों, पशुओं के मल और गंदे सतह में प्रवेश कर जाता है। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब जहां भी संदूषण होगा वहां पे ये पाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या भैया? रक्षा अनुसंधान और विज्ञान संगठन द्वारा सतह पर परमाणु सक्षम अंतरद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी 3, त्रिशूल, अग्नि 5 और बराक 8। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा?
देखिए अगर हम इसकी बात करें अगर हम इसकी बात करते हैं कि कौन सी मिसाइल कैसे क्या होता है, तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा सतह से सतह पर विकसित परमाणु सक्षम अंतर्दीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो आपकी है अग्नि 5। ठीक है। त्रिशूल से क्या होता है, जमीन से हवा में मार किया जाता है। ठीक है, जमीन से जमीन पर मार किया जाता है। देखिए इसका परीक्षण जो है वो उड़ीसा के तट पर, जो अग्नि 5 है इसका परीक्षण उड़ीसा के तट पर जो है अब्दुल कलाम द्वीप, क्या अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण किया गया है। सतह पर मार्गुलर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 को भारत में विकसित किया गया है और यह 5000 किलोमीटर, कितना 5000 किलोमीटर का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ठीक है, चलिए सर अगला लेते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर में क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का एक हिस्सा है? वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातक, हिमीकरण या विगलन? बताओ भैया राइट आंसर क्या इसका होगा। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं किसकी, जल चक्र में परिवर्तन की, तो भूमंडल पर समुद्र, झील, जलाशय इत्यादि जो है जल सूर्य की उष्मा द्वारा जो है ये सारी चीजें होती हैं। तो ये वाष्पीकरण के द्वारा जो है जल चक्र की प्रक्रिया में एक हिस्सा है। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है तथा पेड़ पौधों की पत्तियों से जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में बादलों का रूप ले लेता है और अनुकूल परिस्थितियां पाकर ये बादल भूपटल पर वर्षा करते हैं। वर्षा के बाद यह जल पुनः नदियों, झीलों से होकर समुद्र में चला जाता है। कुछ जल रिसकर भूमि के अंदर भी चला जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं जल चक्र। क्या कहते हैं, इसी को जल चक्र बोलते हैं। बात क्लियर है। मतलब यहाँ से अगर जल उड़ा तो ये चला गया पत्तियों से उड़ा तो आसमान चला गया, ये बादल हुए और यहाँ से सीधे सीधे क्या हुआ, बरसात हुई, बरसात फिर इसमें गई और फिर यहाँ जल, ये सारी चीजें फिर मतलब एक चक्र यही चलता रहता है। समझिएगा ये मुद्दा। ठीक है, चलिए 16 नंबर लेते हैं। क्या भैया, निम्नलिखित में से किस खनिज के में से एनीमिया रोग होता है भैया? मैग्नीशियम, लोहा, जस्ता या सीसा? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा। एनीमिया का अर्थ क्या होता है भैया? एनीमिया का अर्थ होता है रक्त अल्पता, मतलब रक्त, शरीर में खून की कमी। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन तत्व है एक ऐसा तत्व है जो शरीर में खून की मात्रा बताता है। पुरुषों में इसकी मात्रा जो होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है पुरुषों में ये करीब 12 से 16% तक होता है, 12 से 16% तक। और महिलाओं में जो है 11 से 14 के बीच में होता है, 11 से 14% के बीच में होता है। लौह तत्व वाली चीज़ों का उचित मात्रा में सेवन न करना जो है एनीमिया का प्रमुख कारण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा वाला। ठीक है, एनीमिया के कुछ भी कारण हो सकते हैं, शरीर से अधिक खून का निकलना, माहवारी में अधिक मात्रा में खून का रिस जाना या बार बार गर्भ धारण करना भी एनीमिया का कारण हो सकता है। बात क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। 17 में चलते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? शीत निष्क्रियता, उत्खनन, क्लोरीनीकरण या अनाइट्रीकरण? देखिए हम लोग प्रयागराज शहर में हैं और हम लोग जो पानी पीते हैं सप्लाई वाला, ऐसे तो अब तो डिजिटल इंडिया हो गया तो लोग 20-20 रुपये में बोतल खरीद ले हैं, तो उसका भी जो जल का शुद्धिकरण होता है वो कैसे होता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्लोरीनीकरण। ठीक है, इस विधि में जल को शुद्ध करने के लिए जो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस के साथ साथ क्लोरीन गैस होती है या ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, पाउडर को जल में मिलाया जाता है और सस्ते में प्रभावी होने के कारण बड़े बड़े पैमाने तथा घरेलू स्तर में पानी के रोगाणु को नष्ट करने का एक उत्तम तरीका है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर। क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? महासागर, सागर, खारा पानी या नदी? बताओ भैया मीठे पानी सबसे अच्छा स्रोत कौन है? देखिए पृथ्वी के पूरे जल मंडल में, जैसे पूरा है ना, तो इसमें जल जो है ये करीब कितना है, ये करीब आपका 97.5% है जल। ठीक है, और ये इतना नहीं, अगर 100% ये पूरा जल है तो ये 97.5% क्या है, ये खारा पानी है। क्या है, खारा पानी है। केवल और केवल 2.5% क्या मीठा पानी है, मीठा पानी है। ठीक है, जिसका लगभग 2/3 भाग हिमनद के रूप में पहाड़ों, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों अथवा हिम टोपियों के रूप में मौजूद हैं। मीठा जल जो है बेसिकली नदियों या भूमिगत झीलों के रूप में मौजूद होता है। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए मीठा पानी कहाँ होता है, नदियों में होता है। तो इसमें तीनों का खारा पानी होता है। ठीक है, 19 नंबर पर चलते हैं भैया।
क्या है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? मछली का तेल, चीनी, केला या नारियल का तेल? बताओ भैया कौन जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? ठीक है, विटामिन ए, अब जैसे यहाँ से बात करें तो ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील। ठीक है, वसा में घुलनशील। जैसे अब आगे बढ़ते हैं तो विटामिन ए वसा में घुलनशील एक विटामिन है जो खाद्य के पदार्थ के रूप में पाया जाता है। आंखों की सेहत के लिए बेसिकली विटामिन ए जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए तो विटामिन ए रासायनिक नाम जो है रेटिनाल है। ठीक है, अब इसे इसका नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, इसका नाम टोकोफेरॉल होता है, इसका नाम फिलोक्विनोन होता है। बात क्लियर, ऐसे किया जाता है। तो रेटिनाल होता है इसका। रेटिना पर क्योंकि यह आंखों में रेटिना बनाने वाले पिगमेंट का निर्माण करता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत जैसे मछली का तेल होगा, इसका स्रोत अगर बात करें तो मछली का तेल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, उसके बाद सलजम हो गया, गाजर, चुकंदर, सलजम, शकरकंद। ठीक है, शकरकंद, ये सब सारे जो है, टमाटर, कद्दू, साबुत अनाज, हरे पत्तेदार सब्जियां, आम, तरबूज, अंडा, ये सारे इसमें होते हैं विटामिन ए के। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मछली का तेल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि निम्नलिखित में किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है? द्रव, गैस, निर्वात या धातु? बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा इसका? देखिए अगर हम बात करें ध्वनि की तो ध्वनि जो है, यह एक अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में जानी जाती है। यह तरंग एक विक्षोभ है जो कंपनमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, यह संपीड़न और विरलन से बनती है। ध्वनि तरंगों को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मतलब बिना माध्यम के ध्वनि चल नहीं सकती, ध्वनि चल नहीं सकती। मतलब इसके लिए माध्यम को होना आवश्यक है। इसमें राइट आंसर का निर्वात क्या होता है? इसमें माध्यम होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगला लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? माचिस की डिब्बी की सतह पर जब माचिस तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा एक रूप चमकीली द्रव में प्रज्वलित होने के कारण बनता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, वायु ऊर्जा? बताओ भैया क्या होगा इसमें? देखिए माचिस तीली जो है, जैसे हम ये माचिस की तीली लिए और इस पर रगड़ते हैं ये वाला, तो ये जो है बेसिकली हमें इस पर रगड़े तो इस यहाँ से कौन सी ऊर्जा निकले? रासायनिक ऊर्जा। क्या? रासायनिक ऊर्जा निकलती। बात क्लियर है? यह ऊर्जा जो है पदार्थों के मध्य रासायनिक रूप में संचित होती है और यह पदार्थ अणुओं के मध्य परमाणुओं के स्थिति कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति कारण उत्पन्न होते हैं। अतः माचिस के डिब्बे की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में चमकीली लौ प्रज्वलित होने का कारण बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्थितिज ऊर्जा होता है तो कहीं पानी जो इकट्ठा होता है तो उसमें भी जो होती है स्थितिज ऊर्जा होती है ना। गतिज ऊर्जा मतलब जो चल रहा है। ठीक है, वायु ऊर्जा जैसे पवन चक्की, इसका उदाहरण वायु ऊर्जा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या है भैया? प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, कैल्शियम का या सोडियम का? बताओ भैया किसका उत्पाद है? माचिस की जो है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये किसका उत्पाद है? तो बेसिकली इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू ½ H2O। ये इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू ½ H2O। तो Ca मतलब क्या भैया? कैल्शियम। क्या हो गया? कैल्शियम हो गया। ठीक है, यह रासायनिक रूप से प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है जो श्वेत चूर्ण के रूप में मिलता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं क्योंकि ये जिप्सम से प्राप्त होता है और मुख्यतः पेरिस में पाया जाता है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 नंबर चलते हैं। क्या भैया? प्राकृतिक रबर के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। ऑप्शन बी, यह एक कृत्रिम बहुलक है जिसमें लोचदार गुण होते हैं। और ऑप्शन सी है, एक बहुलक नहीं लेकिन इसमें लोचदार गुण होते हैं। और ऑप्शन डी है, एक प्राकृतिक बहुल्य है लेकिन इसमें लोचदार गुण नहीं पाया जाता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल, देखिए जो रबड़ है, प्राकृतिक रबड़ है, इसे भारतीय रबड़ या इसको कौच चौक भी कहा जाता है। क्या? कौच चौक भी कहा जाता है। कार्बनिक यौगिक आइसोप्रीन के बहुलक होते हैं। प्राकृतिक रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक, पहली बात तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, ये भी गलत हो गया।
ये भी गलत हो गया और ये यहाँ तो कुछ सही भी है। ठीक है, प्राकृतिक इसमें लोचदार के गुण होते हैं, इसमें लोचदार के गुण होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, चूना पत्थर या टेबल सॉल्ट? बताओ भैया, कैल्शियम कार्बोनेट क्या? हम बात करते हैं किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट जो है यह इसका फार्मूला जो होता है वो होता है CaCO3, ये इसका फार्मूला होता है। तो बेसिकली ये जो है चूना पत्थर, ये चूना पत्थर का एक रूप है। इसमें ऑप्शन चूना पत्थर मतलब क्या? लाइम स्टोन इसको बोलते हैं। क्या? लाइम स्टोन इसको बोला जाता है और ये इसका पार्ट है। ठीक है, चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टलीय रूपों जैसे कैल्साइट तथा एरेगोनाइट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर और अंतिम प्रश्न। आवर या इसको थायराइड ग्रंथ के सामान्य कामकाज के लिए आहार में लिखित किसका सेवन किया जाता है? सोडियम का, कैल्शियम का, आयोडीन का या पोटेशियम का? बताओ भैया किसका सेवन किया जाता है? देखिए, आवर ग्रंथ के सामान्य कामकाज में आहार में आयोडीन का सेवन किया जाता है। ठीक है, आवर मतलब थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड मतलब थायराइड ग्रंथि। बात करिए, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।